गुड इवनिंग मैम। एकता जी, आज जैसे ये वर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट है ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी में? क्योंकि ज़्यादातर लोग अवेयर हैं सिर्फ फिजियोथेरेपी से, तो ऑक्यूपेशनल का क्या रोल प्ले है? और अभी भी जनता जो है जागरूक नहीं है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, तो उसके कैसे क्या आप करेंगे कि लोग उससे थोड़ा सा और अवेयर हों, और कैसे डिफरेंशिएट है दोनों में ये? गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर एकता हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है ट्रिशा न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर नोएडा में, एंड यहाँ हम अडल्ट और बच्चों का रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है। फिजियोथेरेपी पेन मैनेजमेंट एंड मोबिलिटी को कवर करता है, जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर न्यूरोलॉजिकल रिहैब, सेंसरी रिहैब, सेंसरी इंटीग्रेशन, इस तरह की कुछ एरियाज़ हैं। जीरियाट्रिक रिहैब, मेंटल वेलनेस, एक्टिविटीज़ इन डेली लिविंग में इंडिपेंडेंट बनाना, ये चीज़ें जो हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आती हैं, और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बखूबी से उन एरियाज़ में काम कर सकता है। अगर हम बाहर अब्रॉड की बात करें तो एक बहुत ही जनरलाइज डिफ्रेंसिएशन वहाँ पर है। ट्रंक हिप के ऊपर अगर कोई भी आपको डिफॉर्मिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्रीट करेगा। एंड हिप डाउन, जैसे गेट है, मूवमेंट है, चलना सिखाना, गेट मसल स्ट्रेंथनिंग, लोअर लिम्स की, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो आप कई जगह पे इस तरह का डिफ्रेंसिएशन भी होता है कि हैंड फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल एरियाज में अगर इम्पैक्ट है तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के सर्विसेज आपको ज़्यादा हेल्प करें। मैं चाहूँगी कि कोमल भी अपना पर्सपेक्टिव ऐड करें। इन मेजरली वी कैन से कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ये न्यूरो का मेजर पार्ट है, आई गेस। न्यूरो एक एस्पेक्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है। पूरे ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की प्रोसेसिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू हम ठीक करते हैं। अगर वो किसी बच्चे में अफेक्टेड है, जैसे आजकल ऑटिस्टिक बच्चे या ADHD बच्चे हैं जिनकी न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग अफेक्टेड होती है, तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़, और सबसे बड़ी बात है ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत फन बेस्ड वे में, उसमें प्ले थेरेपी भी एक उसी का पार्ट, बहुत ही फन एक्टिविटीज़, मीनिंगफुल फंक्शनल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि हम फंक्शन पे टारगेट करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट जो है फंक्शनल इंडिपेंडेंस वापस लाने के लिए, तो फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन। मैम, मैं मैम से जानना चाहूँगा, अगर जैसे फिजियोथेरेपी के अगर हम कॉस्ट देखें और ऑक्यूपेशनल की कॉस्ट देखें, तो दोनों में मुझे लग रहा है ह्यूज डिफरेंस होगा। कितना चेंजेस होगा दोनों में, फिजियोथेरेपी नॉर्मल और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में? नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 16 सालों से मैं व्यावसायिक चिकित्सा में काम कर रही हूँ। अगर व्यावसायिक चिकित्सा की बात करें, मोटा मोटा अगर उसको देखा जाए, एक बच्चे का व्यवसाय क्या होता है, क्या डिफाइन करेंगे? बच्चे का कोई व्यवसाय नहीं होता। प्ले, जिसे हम बोल देते हैं खेलना, और अपनी लाइफ को मीनिंगफुली जीना, वो उसका व्यवसाय हो गया। जब हम मिडिल एज में आते हैं तो उसमें आदमी का क्या व्यवसाय होता है? अपनी लाइफ मीनिंगफुली जीना, काम का और अपनी चीज़ों का बैलेंस बना के रखना। जब हम जीरियाट्रिक एज में आते हैं, यानी कि बुढ़ापे में जब हम आते हैं, तो उस वक्त ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा? सब लोग कहेंगे बूढ़े आदमी को क्या व्यवसाय की ज़रूरत पड़ेगी, मगर नहीं। अगर मेरी कॉग्निटिव एक्टिविटी, दो चीज़ों को एक साथ करने की मेरी क्षमता जो है, अगर वही नहीं रही, तो उसकी वजह से मेरा क्या होगा? मैं बात करते करते या सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते वक्त मैं गिर सकता हूँ। तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल बिल्कुल अलग होता है। जब हम व्यवसायिक चिकित्सा की बात करते हैं, वो लिमिटेड नहीं है कि वो सिर्फ एक ही जगह पे रहेगी, सिर्फ बच्चों के लिए है या मिडिल एजेड पर्सनस के लिए है या सिर्फ बूढ़ों के लिए। वो हर एज ग्रुप में व्यवसायिक चिकित्सा काम करती है, और यही एक डिफरेंस आ जाता है जब हम फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे महिपाल सर ने भी बोला कि फिजियोथेरेपी बेसिकली आपके मसल्स एंड स्केलेटन पे वर्क कर रही है। आपकी सिर्फ मसल्स पे वर्क हो रहा है कि हड्डी टूटी, हड्डी जुड़ी, तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। पेन हुआ तो पेन मिनिमाइज होने के बाद एक्शन को रिगेन करना है। मान लीजिए मेरा हाथ इतना उठ पा रहा है, तो मेरा हाथ इतना कैसे उठेगा, वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। मगर एक बच्चा जब किसी हैबिलिटेशन मोड में पहुंचा ही नहीं, जैसे किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया, तो वो बेशक 4 साल का गया है, मगर वो एक्ट 4 साल का नहीं करता। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 4 साल है, मगर मेंटल एज शायद उसकी 1 साल की होगी या 2 साल की होगी। तो उस गैप
को ब्रिज करने का काम एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू। और जिस एज ग्रुप में बच्चे की जो ज़रूरतें होती है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैसे उसकी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में इनकॉर्पोरेट करता है। ये एक व्यावसायिक चिकित्सक का काम है जो हम एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक थोड़ी सी और अवेयर हो, बिकॉज फिजियोथेरेपी सबके दिमाग में है, बट मैंने खुद आज ये पहली बार नाम सुना है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रति लोग थोड़ा सा अवेयर हो, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का इस तरह से एक मैसेज देना चाहूँगी कि जनता को ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे सब लोग अपना हाथ नीचे रख देंगे, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहाँ से भी शुरू करके आपकी लाइफ को सुधार सकता है। दिस इज द मैसेज। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही बेहतर बना सकता है, चेंज कर सकता है। और आई थिंक एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक काबिलियत ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की होती है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ दो और बड़े एक्सपीरियंस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारे बीच हैं, हम उनकी भी राय जानें। सर आपका क्या ओपिनियन है इसमें? योर गुड नेम फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरा नाम डॉक्टर रशीद है। डॉक्टर रशीद। मेरा नाम डॉक्टर रशीद है। मैं लगभग 10 साल से ऑक्यूपेशनल थेरेपी फील्ड में वर्किंग हूँ। तो देखिए आजकल क्या चीज़ें हैं, पहला सवाल ये जहन में आता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है, कई केसेस में स्पेशली पीडियाट्रिक कंडीशंस में, देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी सारे एरियाज़ में काम करता है, चाहे वो जेनेटिक कंडीशन है, पीरियड्स कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन में होती काम करता है। बट अगर मैं पीरियड्स कंडीशन की बात करूँ तो हमें एक चीज़ हमेशा समझनी चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, हमेशा हर जगह सुनते हुए आते हैं। तो कई बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है, एक एग्जांपल के लिए एक बच्चा प्री मैच्योर, ये बच्चे की डिलीवरी हुई है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या करना है बच्चे के साथ में? तो ये पीडियाट्रिक एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस बच्चे को एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल खत्म हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ सेरेब्रल पॉलिसी जैसे एक कंडीशन है। सेरेब्रल पॉलिसी में ये है कि अगर हम बच्चे का, हमारे टास्क की ये फंक्शनल इंडिपेंडेंस, हम बच्चे को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर फिजियोथेरेपी ने बच्चे के साथ काम किया है, बच्चे का ठीक है स्ट्रेचिंग करा के बच्चे के हैंड को सीधा कर दिया है, या दूसरे कुछ पेन था बच्चे को, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है, या किसी तरह की दूसरी डिफॉर्मिटी उनको करेक्ट करने की कोशिश की है। बट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या कर रहा है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है कि अगर वो उस अपनी डेली लाइफ को, जो उसकी डेली लाइफ में जो भी टास्क है, लाइक पानी पीने के लिए गिलास ही होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है कि उसको फंक्शनल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाए। उसको ये सब चीज़ें, चाहे वो फाइन मोटर है या इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में ह्यूज डिफरेंस है। तो ये प्रोफेशनल्स को भी समझने की ज़रूरत है और ये पेरेंट को भी समझने की ज़रूरत है। देखिए पेरेंट को क्या होता है कि अगर बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर हुआ है तो पेरेंट को किसी ने बोला फिजियोथेरेपी करानी है तो वो फिजियोथेरेपी करा लेंगे, उनको नहीं डिफरेंस पता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें कुछ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे पेरेंट्स को इस चीज़ की जानकारी हो कि क्या हमारे बच्चे की नीड है और हमें सही ट्रीटमेंट कब शुरू करना है और कब तक ये ट्रीटमेंट चलेगा, हमारे बच्चे में रिकवरी के क्या चांसेस हैं या नहीं। जैसे आपने बच्चे के बारे में बताया है कि पीडियाट्रिक, तो ये जो भी जिस बच्चों में ये नीड आई, तो क्या बाय बर्थ नीड आती है या फिर हम बाद में भी ये ऐसी चीज़ें इन्वेंट हो सकती हैं कि बाद में फील आया कि नहीं यार 4 साल का बच्चा हो गया, अब उसको शायद ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ी? क्या चांसेस हैं और कितने चांसेस हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली चीज़ तो ये देखना ज़रूरी है कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो हमें जन्म से पहले ही पता चल जाएंगी कि बच्चे के अंदर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए कुछ टेस्ट है जैसे डबल ट्रिपल मार्का, इस सब में कुछ किसी तरह की अगर बच्चे के अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी अगर बच्चे के अंदर है तो वो हमें उससे पता चल जाती है, या किसी तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है जिसमें हम बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम या रेड सिंड्रोम का है, या इस तरह के कुछ केसेस आपको हो सकते हैं तो पता चल सकता है। या डिलीवरी के टाइम पे अगर बच्चा नहीं रोया है
डिलीवरी हुई है, बच्चा नहीं रोया है, या किसी तरह की दूसरे इश्यूज़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये वो कंडीशंस हैं जो बच्चे के जन्म से पहले हो सकती है, जिसमें 2-3 नाम डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आफ्टर बर्थ हो सकती है, ठीक है, जिसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है इन्फेंटाइल हेमी। इन्फेंटाइल हेमी का मतलब होता है कि बच्चे को ब्रेन में किसी तरह का कुछ लीजन हो गया, चोट लग गई है, किसी वजह से गिर गया है बच्चा, या कुछ कंडीशन है जैसे कुछ मेनिंजाइटिस एक कंडीशन होती है, या उस तरह की कुछ कंडीशन अगर बच्चे के साथ हो गई है, तो उसके बाद भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे के अंदर आ सकती है। एक ऑटिज़म या ADHD, इस तरह की चीज़ें जन्म के बाद भी हो सकती हैं, जन्म के साथ भी हो सकती हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। बट ऑटिज़म में आजकल हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब है कि आपके बच्चे को 2 वजह से वर्चुअल ऑटिज़म हो सकता है। लैक ऑफ सोशल एक्सपोजर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन, ये 2 वजह से हम बहुत कॉमन कॉजेज ये 2 बोलते हैं, तो ये जन्म के बाद वाले कोज हैं। तो इनसे हमें बच्चे को स्क्रीन से बचाना है। ये जो भी नेचुरल एक्सपोजर है बच्चे को, जो सेंसरी वाला, जो भी उसके सेंसेस को एक्सपोजर होना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट टेक्सचर्स का एक्सपोजर होना चाहिए, मूवमेंट स्विंग का एक्सपोजर होना चाहिए। आमतौर पे अब से 10, 15, 20 साल पहले ये बच्चों को एक्सपोजर मिल जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर उतना स्पेस नहीं है हमारे पास। वो सब चीज़ों की वजह से भी इस तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आ सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आप अपना भी रखें सर, आपका क्या ओपिनियन है इस पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, आपके अपने क्या व्यूज़ हैं? देखिए, मेरे व्यूज़ को अगर लेकर चलेंगे तो मेरा थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर OT की बात करें हम, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, चाहे किसी तरह का फंक्शन डिसेबिलिटी आपको देखने को मिल रहा है, सुबह से उठने के साथ रात के सोने के बाद तक भी अगर किसी भी तरीके से अगर आपका कुछ भी ऐसा आपको फील होता है कि मेंटली कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, चाहे कुछ भी, सुबह उठने से लेकर रात के सोने के बाद तक भी, तो आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इफेक्ट आ रहा है। तो आपको फिर OT के पास जाना चाहिए। OT उसको पूरा रिगेन करते हुए, पूरा एक अच्छा इंडिपेंडेंस देते हुए, फंक्शनल इंडिपेंडेंस देते हुए थेरेपिस्ट काम करता है। तो OT का मैं ये मानता हूँ कि मोटिव ओनली ट्रीटमेंट और ये सब करना भी नहीं, इससे ऊपर भी उठ के है स्किल डेवलपमेंट हो गया, जिस पर हम थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं मेजॉरिटी, तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। हमारी वैल्यू क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देने से बढ़ेगी। हमारी वैल्यू बढ़ेगी कि हम एकेडमिकली क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हम पेरेंट्स को एम्पावर कर रहे हैं, कैसे हम उनको टीच कर रहे हैं, कैसे हम उनको बता पा रहे हैं कि हमारी कितनी वैल्यू है। तो जिस तरीके से OT की वैल्यू आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा ध्यान में रख के काम करें, ताकि हर पर्सन वो काम कर पाए जो वो चाहता है। ये एक्चुअली ठीक है सर, थैंक यू।